their perspective and future perspective also. Asik sir, I think without late, we should start this session now, and maximum participants have been joined right now, and चूंकि ये YouTube में अपलोड रहेंगे तो बाकी बाद में भी लोग देखेंगे, है ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ सर? ओके। जी जी, तो शुरू आज का जो करिए। ओके जो आज का जो सेशन है ये यूजीसी केयर लिस्ट को लेके है, क्योंकि बहुत रिसेंट यूजीसी ने एक नोटिस जारी करके ये डिक्लेयर किया कि यूजीसी जो केयर लिस्ट है उस केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ना। तो ये बहुत स्पष्ट है कि यूजीसी केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू किया गया, और मैक्सिमम जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास करके जो हायर एजुकेशन में है, तो उनके मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। तो उन्होंने कई माध्यमों से ज्ञान एकेडमी की जो फैकल्टी है या ईमेल आईडी है या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या डायरेक्ट भी ये जानने की कोशिश की, इच्छा जाहिर की यूजीसी केयर लिस्ट क्या है और यूजीसी केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया, और इस तरीके से रेलेवेंट कई सारी क्वेश्चन है। तो मैं हमारे साथ आज के सेशन में ज्ञान एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली एंड फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर आसिफ हुसैन साहब ज्वाइन है। ज्ञान एकेडमी द लर्निंग प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। तो ये जो यूजीसी, और एक बहुत अच्छी बात आसिफ सर के लिए ये है कि जो पॉलिसी प्लानिंग है या कमीशंस है, पॉलिसी पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट चीज़ों को अध्ययन करना, एनालिसिस करना और उनको ऑथेंटिक मेजरमेंट उनका क्या है उनकी समझ रखना, और एक बेस्ट सजेशन या बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये आसिफ साहब इनमें महारत रखते हैं, इसमें एक्सपर्ट है। दैट्स वाई ये सेशन आसिफ सर के साथ हम कर रहे हैं। तो पहला, मोस्ट वेलकम आसिफ सर। बहुत शुक्रिया तो साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, एंड विद अ वेरी फेमस और वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई लोगों के मन में पहला सवाल यही था कि यूजीसी केयर लिस्ट आखिर क्या था। तो ये सवाल उन लोगों से था जो खास करके एमएड स्कॉलर है, बीएड के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या जो हायर एजुकेशन से कंसर्न्ड है, उन लोगों का सवाल था कि सर पहले तो यूजीसी केयर लिस्ट है क्या और उसका पर्पस क्या है। तो मैं आसिफ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द यूजीसी केयर लिस्ट एंड व्हाट इट पर्पस इज। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल तो साहब, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा, है ना? यस, इट्स विजिबल राइट नाउ। ओके ओके। सो आई थिंक अगर मैं डायरेक्ट बात करूं यूजीसी केयर लिस्टेड क्या है, इस बात पे अगर डायरेक्टली बात की जाए तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी बेसिकली, और डिसकंटिन्यूएशन हुआ ये बात की बात है। पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि यूजीसी केयर आया ही क्यों था, इस बात पे पहले थोड़ी बात होगी, फिर एग्जैक्ट हम आएंगे कि यूजीसी केयर एक्चुअली है क्या। देखिए, 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, डेटा कलेक्ट किया, और उन्होंने पाया कि तकरीबन इंडिया में 300 पब्लिशर्स ऐसे हैं जो प्रेडेटरी जर्नल छापते हैं, अर्थात पैसा लेकर के जर्नल छापने का काम कर रहे हैं, जर्नल पब्लिश कर रहे हैं। इसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन एक्चुअली चरम सीमा पे है, बाजारीकरण हो गया है, और बहुत ज्यादा फीस ये लोग लेते हैं। $30 से लेकर के $1800 तक ये लोग डिमांड करते हैं फैकल्टी से या स्कॉलर से, और फिर पब्लिश होता था बेसिकली पेपर। इसी चीज को जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज को पब्लिश किया, उसके बाद फिर यूजीसी ने इस पे नोटिस लिया, और यूजीसी ने 2018 में ही, नवंबर 2018 में
ये तय किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे मतलब अच्छे जर्नल की लिस्ट होगी, और उस अच्छे जर्नल लिस्ट में मिनिमम फी में या कई बार फी ना लेकर के अच्छे पेपर अगर होंगे, क्वालिटेटिव पेपर अगर होंगे, तो उसको पब्लिश किया जाएगा बेसिकली। इस पर्पस के तहत जो है उन्होंने यूजीसी ने यूजीसी केयर की स्थापना की, जिसका मेन मोटो था क्वालिटी मैंडेट फॉर इंडियन एकेडमिया। इस पर्पस से उन्होंने यूजीसी केयर की एस्टेब्लिशमेंट किया। देखिए, यूजीसी केयर की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई उसका मेन पर्पस ये था कि क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रमोट करना था, एकेडमिक इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना था, और जो पब्लिकेशंस में एथिक्स का वायलेशन है बेसिकली, उन चीजों को कंट्रोल करना मेन पर्पस था बेसिकली। दूसरी चीज ये था कि अच्छे पेपर अगर पब्लिश्ड होंगे, जाहिर है कि अच्छे आइडियाज आएंगे तो अच्छे प्रैक्टिसेस होंगे, और अच्छी प्रैक्टिसेस होंगे तो जो रैंकिंग है वो बेसिकली इम्प्रूव होगा एक्चुअली। और ये जो कमर्शियलाइजेशन है, ये जो बाजारीकरण है, उस पर भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है बेसिकली। साथ ही साथ उनका यूजीसी केयर का एक पर्पस ये भी था, जिसकी चर्चा करना बहुत लाजमी होगा, और चूंकि आगे की सारी बात उसी के आधार पर होगी, कि प्रीडिक्टरी जर्नल से एक्चुअली में प्रिवेंट करना था स्कॉलर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, और जो भी एकेडमिक्स थे उनको ज्यादा पैसा न लगे और इधर उधर पब्लिश ना हो, और अच्छे क्वालिटेटिव रिसर्च पब्लिश्ड हो। इसी वजह से यूजीसी केयर की स्थापना की गई, इस पर्पस से स्थापना किया गया। फिर यूजीसी केयर के तहत यूजीसी ने नवंबर 2018 में नोटिस जारी किया, और उसके तहत उन्होंने जो क्वालिटेटिव रिसर्च के जर्नल थे, जो क्वालिटी पब्लिक थे, जर्नल थे, उन सब की उन्होंने लिस्ट बनाई और एक वेबसाइट बनाया, जहां पे कलेक्टिव रूप से सारे जर्नल्स का लिस्ट दिया कि आपको अगर कोई पेपर पब्लिश कराना है तो आप वहां जाकर के डायरेक्ट देख लीजिए कौन से आपके पेपर को सूट कर रहा है, किस एरियाज का है, किस डिसिप्लिन का है, किस लैंग्वेज में पब्लिश हो रहा है, आप देख लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या कहते हैं पब्लिश करवाइए, ताकि कम पैसा लगे और अच्छे क्वालिटेटिव पेपर जो हो वो पब्लिश हो, अच्छे रिसर्च वर्क बेसिकली पब्लिश हो। तो इस पर्पस से यूजीसी केयर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और यूजीसी बेसिकली प्रीडेटरी जर्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए था एक्चुअली। जी, तो ऐसा। जी आशीष साहब, मुझे लगता है कि इसमें दो सवाल था कि यूजीसी केयर लिस्ट क्या है और यूजीसी केयर लिस्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, है ना। जी और ये दोनों जो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चंस का आंसर हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, और जो भी हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स है, उनको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिसेंट की जो परिदृश्य थी, जो संदर्भ था, उनको लेके था कि आखिर यूजीसी केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। वाई वॉज द यूजीसी केयर लिस्ट डिसकंटिन्यूड, व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड दैट, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यूजीसी केयर लिस्ट को डिसकंटिन्यू किया गया। क्योंकि आपने जो पर्पस बताया था, कहीं ना कहीं जो प्रीडेटरी जर्नल्स है या फिर जो पब्लिकेशंस है रिसर्च पेपर का, उसमें क्वालिटी को लाने के लिए यूजीसी केयर लिस्ट को बनाया गया था। बट फिर इसको डिसकंटिन्यू करने के पीछे का रीजंस क्या है, क्यों इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। जैसे सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। तो इस साहब, जैसा कि अभी हमने कहा कि आपको इन चीज़ों को समझने के लिए कि यूजीसी केयर को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको दो पॉइंट्स को बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा। एक जो एनईपी 2020 का कहना है, उन चीज़ों पे पहले गौर करनी पड़ेगी। एनईपी 2020 कहती है कि basically too much regulations had been attempted with little effect. It criticized the heavy concentrations of decision-making power in centralized bodies, suggestion that such an approach was undesirable. NEP 2020 कहती है कि आज से पहले बहुत सारे रेगुलेशन लाए गए, जिसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, प्रभावी ढंग से नहीं हुआ।
दूसरी चीज जो सेंट्रलाइज्ड मैटर्स है कि आप एक जगह जाइए, वहां से पब्लिश कराइए और फिर सभी लोग उसी पे टूट पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन की फिलॉसफी है, वो चीज एक्चुअली एक्नॉलेज नहीं हो पा रही थी। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से डिसकंटिन्यू किया गया। दूसरी वजह यह है कि जो यूजीसी केयर लिस्टेड है, जिन पर्पस से हमने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, अर्थात यूजीसी ने जिस पर्पस से इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, वो पर्पस एक्चुअली में फॉत हो रहा था, वो पर्पस एक्चुअली में खत्म हो रहा था। यूजीसी के चेयरमैन ने इंडियन एक्सप्रेस को और टाइम्स ऑफ इंडिया को बेसिकली इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यूजीसी केयर लिस्ट की वजह से एक्चुअली जो पब्लिकेशन और प्रोसेसिंग है उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी है बेसिकली, और असेसमेंट का प्रोसीजर्स भी सही नहीं है। और कई बार ऐसे होते हैं कि अच्छे पेपर रहने के बावजूद जो है वो क्या कहते हैं कि पब्लिश नहीं होते, और कई बार पेपर अच्छे नहीं है, रिव्यू हो रहा है और उसके माध्यम से जो है चीजें पब्लिश्ड हो जा रही है। तो ऐसे में बराबर मौका नहीं मिल पा रहा है बेसिकली। इसी पर्पस से बेसिकली जो है कि यूजीसी केयर लिस्टेड को डिसकंटिन्यू किया गया। एक चीज और भी है कि यूजीसी केयर लिस्टेड में कोई भी जर्नल कभी भी ऐड हो जाता था और कभी भी उससे ओमिट हो जाता था। फैकल्टी और स्कॉलर को एक्चुअली पता ही नहीं चल पा रहा था कि कब कौन से ओमिट हो गए और कब कौन से ऐड हो गए बेसिकली। ऐसी स्थिति में जो फैकल्टी हैं और जो स्कॉलर हैं वो करियर्स को लेकर के काफी चिंतित थे, और कई बार पब्लिश हो गया और सडन उसमें से ओमिट कर दिया गया, यूजीसी केयर लिस्ट को में से उस लिस्ट को हटा दिया गया, उस जर्नल को हटा दिया गया। और साथ ही साथ यूजीसी केयर की जो मैटर है वो सही से एक्चुअली में इंफॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रही थी कि कोई जर्नल क्यों रिजेक्ट हो रहा है, कोई जर्नल क्यों ऐड हो रहा है। इन सब का सही से वो बेसिकली लेखा जोखा नहीं रख पा रही थी और सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी। एक वजह ये भी थी। दूसरी वजह ये है कि चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है, चारों तरफ डाइवर्सिटी है बेसिकली। एनईपी 2020 खुद क्लेम करती है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है, और जो हमारा यूजीसी केयर है उसमें अक्सर जर्नल जो है, तकरीबन जर्नल जो है वो इंग्लिश भाषा में थे। हिंदी भाषा और दीगर जो हमारे भाषा है, चाहे वो उर्दू हो और दीगर भाषा है, ऐसी भाषाओं को लेकर के बहुत कम जर्नल वहां पे अवेलेबल है। ऐसे में जो लैंग्वेज के बच्चे थे और दीगर कोई दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे थे, उनको कम अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा था बेसिकली पब्लिश करने का। इसके साथ साथ एक मैटर्स और भी है बेसिकली, जो अभी एनईपी 2020 बात करती है, एक्चुअली में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करती है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बेस्ड पे, उसके आधार पे बहुत कम जर्नल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई जर्नल अवेलेबल नहीं थी अभी से कुछ दिन पहले जब मैं विजिट किया था लास्ट बार, कोई भी ऐसी जर्नल नहीं थी जो पर्टिकुलर बेस्ड हो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे। तो एनईपी 2020 का जो पर्पस है उसको फुलफिल हम नहीं कर पा रहे थे यूजीसी केयर के माध्यम से। दूसरी चीज ये है कि यूजीसी केयर लिस्टेड में आमतौर पे स्टेम जर्नल थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इस तरीके के जर्नल्स ज्यादा देखने को मिल रहे थे। जो लिटरेचर है, जो आर्ट है, जो इंडियन लैंग्वेज है, सोशल साइंस है, लॉज है, इन सब को लेकर के बहुत कम जर्नल जो है वो बेसिकली अवेलेबल था, और यही वजह है कि हमें यूजीसी केयर को डिसकंटिन्यू करना पड़ा बेसिकली। जी तो ऐसा। Okay, Asik sir. The questions is that कि why UGC केयरलिस्ट डिसकंटिन्यूड है ना, यूजीसी केयरलिस्ट को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। अभी एक क्वेश्चन आसिफ सर ये भी आ रहा है सामने कि इससे रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में, खास करके इंडिया की जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। हाउ डिड द यूजीसी केयरलिस्ट इम्पैक्ट रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन इंडिया स्पेशली, है ना। देन फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको इसके बाद लेंगे, कि मैं क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ ना व्यूअर्स को कि अब एक तरह का ना कन्फ्यूजन्स है जो पीएचडी स्कॉलर है, जो लोग खास करके इनरोल्ड हैं,
कि वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश अब कहाँ करें, है ना, क्योंकि एक पैरामीटर होता था कि हमें जो यूजीसी कैरलिस्ट के जो जर्नल्स है वहीं पे पब्लिश करना पड़ेगा, बट अब कहाँ पब्लिश करें। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जितने भी पीएचडी स्कॉलर है उनके मन में है। खैर ये सवाल का जवाब बाद में देंगे आप, उससे पहले ये सवाल का जवाब कि यूजीसी कैरलिस्ट का इम्पैक्ट रिसर्च की जो पब्लिकेशंस है खास करके हमारे इंडिया में उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। हाउ डिड द यूजीसी कैरलिस्ट इम्पैक्ट रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन इंडिया। आसिफ सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही सवाल है, तो ऐसा वो सही वक़्त है एक्चुअली। तो ऐसा म्यूट कर लीजिए, वो इको आ रही है ना। ओके ओके ओके। सो बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये बातें देखिए, मेरा ये मानना है। और जैसा कि अभी बात हुई, हमने इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आपको बात रखी आपके सामने। मेरा भी ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि जो यूजीसी केयर लिस्टेड थे वो क्वालिटी जर्नल पब्लिश कर रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा था तो अभी अभी हमने अभी कुमार साहब ने जो बातें कही है, और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसके लाइट में अगर हम देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि यूजीसी केयर लिस्टेड जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो उसको प्रमोट कर रहे थे और क्वालिटी जर्नल पब्लिश हो रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि यूजीसी केयर लिस्ट का होना कभी भी कंपलसरी नहीं था एपीआई वगैरह के लिए। आप जहां कहीं भी अप्लाई करे होंगे, देखे होंगे, अभी मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं जो कि गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल का अलग से पॉइंट्स है, पीयर रिव्यूड का अलग से पॉइंट्स है, ऐसा कहीं पे नहीं था। मेरी मेरी जहां तक नॉलेज है, मेरी जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं जहां तक देखा हूं, तो यूजीसी केयर और पीयर रिव्यूड, बल्कि पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर करके लिखा जाता था, अर्थात तो दोनों को तकरीबन तकरीबन सेम माना जाता था पॉलिसी लेवल पे। लेकिन ये हकीकत है कि अगर यूजीसी केयर लिस्टेड किसी का पेपर है, पब्लिश्ड है, तो आमतौर पे सिग्नलिंग थ्योरी काम करती है, और जो इंटरव्यूअर हैं उनको भी लगता है, और जो जो जिन्होंने पब्लिश कराया है उनको भी लगता है कि बेसिकली यूजीसी से अगर पब्लिश्ड हुआ है तो अच्छा होगा, बेसिकली अच्छा पेपर होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और रही बात कि अब हमारे साथ अब आगे का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेरा ये मानना है कि यूजीसी केयर के होने के बावजूद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, एक रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया में जितनी जर्नल पब्लिश होती है उसमें 30% जर्नल ही यूजीसी केयर में पब्लिश होती हैं, बाकी 70% इधर उधर पब्लिश होती हैं। उन 70% का, उन 70% का भी प्रमोशन होता है, उनका भी सारा काम होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई पीयर रिव्यूड में रेफरीड जर्नल में अगर पब्लिश करता है तो उनको पॉलिसी लेवल पे ऐसा कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो केयर, जो जिस तरीके से केयर के माध्यम से क्वालिटी जर्नल अगर पब्लिश हो रहे थे तो पीयर रिव्यू के माध्यम से भी पब्लिश होंगे, क्योंकि पीयर रिव्यू के लिए नए पैरामीटर सेट किए गए हैं। अक्टूबर 2023 में मीटिंग हुई है यूजीसी केयर की, और उसमें उन्होंने पैरामीटर्स को तय किया है, और उस पैरामीटर्स के आधार पर आपका कोई भी पीयर रिव्यू के तहत होगा तो वो भी क्वालिटी वाला होगा, क्योंकि पैरामीटर्स हमारे पास सेट हैं एक्चुअली में। तो दूसरी चीज ये है कि अब यूजीसी केयर पर जब हमारा ध्यान काफी था तो वेब ऑफ साइंस, स्कोपस वगैरह वगैरह की तरफ हमारा तवज्जो कम था, ध्यान कम था। तो मे बी के अब जो अप्रोच होगा हमारा नए, वो हम उस तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यूजीसी केयर को हटाने की वजह से रिसर्च और उसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है। जी तो ऐसा जी जी आसिफ साहब, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अनदर क्वेश्चन, है ना, कि जी जी अब क्योंकि वो जो मन में एक क्वेश्चन है जितने भी पीएचडी स्कॉलर है कि एक तो ये बात तो क्लियर है कि कोई मैंडेटरी था नहीं कि यूजीसी केयरलिस्ट के जो मतलब केयरलिस्ट के जो जर्नल्स है वहीं पे आपको पब्लिश करना है ना। तो अब इनके लिए स्कोप क्या बचता है यूजीसी केयरलिस्ट डिसकंटिन्यू होने के बाद अब पीएचडी स्कॉलर के लिए क्या स्कोप है ना, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है,
कि यहाँ अब इनके पास स्कोप कहाँ कहाँ ये पब्लिश कर सकते हैं ना. दैट वाज द मेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पीएचडी स्कॉलर. आसिफ साहब, ओवर टू यू. सो सो बिल्कुल तोही साहब, आपने सही कहा। देखिए, बात तो सबसे पहला नंबर बात ये है कि अब वो सेंट्रलाइज्ड मैनर्स में नहीं होंगी, एपीआई और वगैरह वगैरह चीजें नहीं जुड़ जाएंगी। सजेस्टिव पैरामीटर्स आपको दे दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे देखे कि वो किस तरीके से करेगी। यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया है, अप्रोच डिसेंट्रलाइज्ड अपनाया गया है बेसिकली, है ना। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में और एबीसीडी लिस्टेड जर्नल में आप अपनी जो पेपर है, जो रिसर्च वर्क है आपका, वो आप पब्लिश करा सकते हैं। अगर यूजीसी केयर लिस्टेड क्वालिटी जर्नल पब्लिश कर रहा था, तो क्वालिटी पेपर अभी भी आप लिखिए और अभी भी आपका स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और एबीसीडी लिस्टेड जर्नल्स हैं, उसमें आप पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। अगर वहां भी नहीं हो रहा है तो पीयर रिव्यूड भी आपका कंसीडर है। पीयर रिव्यूड में भी किसी तरीके की कोई बाइसनेस नहीं है, किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेसिकली। जो कि आपको, मैंने कहा कि आपको दिया गया है पैरामीटर्स, आप उन पैरामीटर्स के आधार पे आप देखिए, ये पैरामीटर्स दिया गया है। इस पैरामीटर्स के आधार पे अगर कोई भी पीयर रिव्यूड जर्नल है, कोई भी पीयर रिव्यूड जर्नल है, शर्त ये है कि उसको इस पैरामीटर्स पे बेस्ड होना पड़ेगा। अगर इस पैरामीटर पे बेस्ड है, हालांकि ये पैरामीटर्स अभी फाइनल नहीं है, ये 11 फरवरी को पब्लिक डोमेन में इसको रखा गया है और 25 फरवरी तक एक्सपर्ट से, एकेडमिशियन से सजेशन मांगे गए हैं। 25 फरवरी के बाद ये फाइनल हो जाएगा बेसिकली। लेकिन फिलहाल जो सजेस्टिव पैरामीटर्स दिए गए हैं, वो ये पैरामीटर्स दिए गए हैं। इसके आधार पर कोई भी पेयर रिव्यूड जर्नल है, आप उसमें पब्लिश कराइए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर आपको अच्छे काम है, अच्छे रिसर्च वर्क है आपके, तो आपके लिए पहले भी स्कोपस था, अब भी है, वेब ऑफ साइंस कल भी था, आज भी है, एबीसीडी लिस्टेड जर्नल कल भी था, आप भी है, आज भी है बेसिकली। तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने की बात है। जहां तक एपीआई का सवाल है कि एपीआई पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या उसके लिए, जैसा कि हमने आपसे कहा बेसिकली कि एपीआई हमारा जो कैलकुलेट होता था, वो यूजीसी केयर का अलग से कैलकुलेट नहीं होता था, पीयर रिव्यूड का अलग से कैलकुलेट नहीं होता था। आई होप ये देखिए, आपके साथ मैंने एक शेयर किया है, आई होप कि ये शेयर हुआ हो। आप इसको देखिए, मैंने इसको शेयर किया है आपके साथ। जो एपीआई स्कोर बनाने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है बेसिकली, वो आप देखिए। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आप गौर करिए, तो यहाँ पे रिसर्च पेपर इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल है बेसिकली, कहीं पे अलग से नहीं है बेसिकली। आपको ये ऑलरेडी दिए गए हैं, जहां पे आपको 5 पेपर आपको दिखाने होते हैं, जिसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो आपको मिलेगा, पीयर रिव्यूड हो चाहे केयर लिस्टेड का तो मैटर ही खत्म हो गया। तो अलग से कुछ भी नहीं है, तो कोई भी स्कॉलर को या फैकल्टी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। बल्कि अगर इधर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कमेगा, अगर इधर रोका जाएगा आपको, तो आप क्या कहते हैं कि अच्छे जर्नल की तरफ ध्यान देंगे और वहां से भी पब्लिश करा सकते हैं बेसिकली। और आपके एपीआई पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी तो ऐसा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब. जितने भी कंसर्निंग क्वेश्चंस था फ्रॉम द जी जी व्यूअर्स, फ्रॉम द एस्पायरेंट्स एंड पीएचडी स्कॉलर, सारी क्वेश्चंस को आपसे पूछा गया. मुझे लगता है कि बहुत क्लैरिटी के साथ इनका जवाब दिया गया विद वेरी ऑथेंटिसिटी, है ना. तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस था व्यूअर्स का. और आने वाले समय में हमारी ये लाइक कि ये इस तरह की जो सेशन है, हम लगातार करते रहेंगे. जितने भी कंसर्निंग है, खास करके हायर एजुकेशन से रेलेवेंट जो इश्यूज आते हैं, उससे रेलेवेंट बहुत क्वेश्चंस होते हैं एस्पिरेंट्स के मन में, जो खास करके हायर एजुकेशन में है. लेकिन ऐसा इस चीज़ का कमी देखा गया कि इस तरह का कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है जो फैक्ट पे
बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस मिले, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, तो किसी तरह का कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करता हो। तो हमारी कोशिश होगी कि पूरी रिसर्च करके कोई भी कंसर्निंग हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का निर्वहन हम बहुत अच्छे से करेंगे। ज्ञान एकेडमी, आप एजुकेशन से रिलेवेंट किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो ज्ञान एकेडमी द लर्निंग प्लेटफॉर्म का ऐप के माध्यम से, या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप, या फिर हमारी फ़ोन नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, उनके माध्यम से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। उस तरह के रेलेवेंट फिर सेशन हम लोग आइंदा आपके साथ करेंगे। आशिक सर, अगर इसी से रिलेटेड अगर कोई आपके मन में कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं यूजीसी कैरलिस्ट से रिलेवेंट, तो यू मे शेयर, नहीं नहीं, अदरवाइज। एक क्वेश्चन देख रहे हैं नवरेश का, है ना? ओके ओके, यस प्लीज़। नवरेश ने कहा कि सर इसकी जगह कोई और एजेंसी काम करेगी। नहीं नवरेश, कल भी कोई एजेंसी नहीं थी, कल एक कंसोर्टियम बनाया गया था जो केयर को देख रही थी, है ना? अब ये अधिकार यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पे दे दिया गया है, और यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे तय करेगी, इसके लिए कोई एजेंसी नहीं है बेसिकली। जिस तरीके से पब्लिशर अपना जर्नल पब्लिश है करते हैं, पब्लिश करेंगे, है ना? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई एजेंसी नहीं बनने जा रही है बेसिकली, है ना? और किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आशिक सर आज का इस सेशन को यहीं पे एंड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से चलिए, जो कंसर्न था वो हो गया, है ना? ओके, जी जी बिल्कुल। अभी जो लाइव देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, और जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप अगर वो कन्फ्यूजन्स में है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, और जुड़े रहिए ज्ञान एकेडमी से। ज्ञान एकेडमी यूजीसी, ज्ञान एकेडमी द लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेशली यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशंस कराते हैं विद वेरी डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो आप इसमें जुड़ के यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। गुड नाइट टू एवरीवन। आशीष साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।